हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विकी कुमार आपका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट पर। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी दिनों की तरह जबरदस्त, मस्त और खुशहाल होगे। फैमिली में भी आपके सब सही होगा। हालचाल पूछना बनता है ना? इसलिए पूछ लेते हैं। पढ़ाई कैसी चल रही है? काफी बच्चों के एग्जाम भी शुरू हो चुके हैं और वो मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी इस मेहनत में हम साथ भी दें, जितने भी डाउट्स हैं डाउट को समय पे क्लियर भी करें। आज लेके आया हूं मैं आपका स्टैटिस्टिक्स का इंडेक्स नंबर यानी कि सूचकांक। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के हमारा एक भी नहीं हुआ था। बेसिकली 3 चैप्टर ही आ रहे हैं आपके, जो यूनिट्स के अंदर ही काउंट है आपका। तो उसमें से सूचकांक यानी कि महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक अध्याय, इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक चैप्टर आपका इंडेक्स नंबर है। इसके बारे में करने जा रहे हैं। क्योंकि इंडेक्स नंबर का जो चैप्टर है वो काफी बड़ा है, आपने पढ़ा हो तो आपको पता भी होगा, नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूं ना तो दिल से पढ़ाता हूं कि एक एक चीज आपके मस्तिष्क में इस तरीके से बैठ जाए, याद रहे। फिर क्या क्या पढ़ेंगे आज, चलिए जानते हैं। देखिए, आपके सामने लैपटॉप आ चुका है। ये लैपटॉप ऐसे ही रहेगा सिर्फ अभी के लिए। अब पढ़ना है, आपको फोकस करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, इसकी परिभाषा क्या होती है। फिर इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे, फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर। फिर इसको बनाया कैसे जाता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, इसके बारे में जानेंगे। इसके लाभ क्या होते हैं, व्हाट इज यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। इसके अलावा सिंपल एंड वेटेज इंडेक्स नंबर यानी कि आपका जो साधारण और भारित सूचकांक होता है वो क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। और इसको बनाने के लिए जो अलग अलग मेथड होती है यानी कि विधियां, इसके बारे में जानेंगे। तो ये आपका पार्ट फर्स्ट है, जिसके अंदर हम इन चीजों को कवर करने वाले हैं। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए, जो बच्चे देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं देख रहे उनके फ्रेंड अगर उसी क्लास में सेम सब्जेक्ट है, तुरंत भेजिए भाई, उनको भी तो देखना है। आपके दोस्त आपके साथ रहेंगे तभी तो मजा आएगा ना आगे। और तो चलिए शुरू करते हैं। यह है आपका सूचकांक इंडेक्स नंबर। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, ताकि हमें समझ में आ सके सूचकांक एक्चुअल में होता क्या है। अब स्पाइगल के शब्दों में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि सूचकांक एक ऐसा सांख्यिकी माप है, ठीक है, क्या है, स्टैटिकल मेजर है, जो समय, विशेषता, इसके आधार पर चर या चर मूल्यों के समूह में होने वाले परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है यानी कि दिखाता है। बेसिकली जैसे कि हमें यह पता है कि सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी सूचनाओं का भंडार, बेसिकली एक साधारण भाषा में। लेकिन फिर सूचकांक क्या है, तो सूचकांक का काम ये होता है कि एक सांख्यिकी माप है, यानी कि जो स्टैटिकल्स हमारे पास डाटा होते हैं उसी को मापने का काम करता है, मेजर करने का काम करता है। किस बेस पर, समय के बेस पर, उसकी विशेषताओं के बेस पर, यानी कि आपके एडवांटेजेस के बेस पर, उसके जो वेरिएबल्स होते हैं या वेरिएबल प्राइस होते हैं ग्रुपिंग में, उसमें जो चेंजेस आते हैं ना, उसको दिखाने का काम आपका इंडेक्स करता है। ये तो इसकी परिभाषा थी। अब मेरी परिभाषा से सुन लो ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। सिंपल है, एकदम एकदम सिंपल है। क्या है सूचकांक का मतलब, ये हो गया कि हमें एक ऐसा टेबल ड्रॉ करना है जिसके अंदर हमें कंपैरिजन करना है कि पिछले, मान लीजिए कि 2022 की बात कर रहा हूं तो मैं एक बेस ईयर ले लेता हूं, 2020, 2019 जो भी, और एक कुछ सामान ले लेता हूं जो सामान का मैं कंपैरिजन करना चाहता हूं। चाहे मैं उसकी क्वालिटी के बेस पर कंपैरिजन करना चाह रहा हूं या टाइम के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करना चाह रहा हूं, या फिर जो भी उसके प्राइस में, यानी कि जितने भी वेरिएबल मेरे पास है उसके प्राइस में जो चेंजेस आ रहे, चेंजेस कौन से, उसके, जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास मैं एप्पल, बनाना, ऑरेंज ये ले लेता हूं। 2020 की कीमतें क्या थी ये जान लेता हूं, 2022 में इसकी कीमतें क्या है ये जान लेता हूं। तो जब इसी को टेबल के द्वारा शो किया जाता है ना, और इसमें कितने चेंजेस आए हैं उसको बताया जाता है ना, तो ये आपका सूचकांक कहलाता है। आए समझ? मुश्किल से काफी बच्चों को आया भी होगा और काफी बच्चे अभी भी असमंजस की स्थिति में होंगे, परंतु घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे ना, ये और अच्छे से आपके दिमाग में घुसता चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा थी। अब इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा औसत यानी कि एवरेज। सूचकांकों के द्वारा हम क्या करते हैं,
आर्थिक परिवर्तनों की दिशा को औसत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल के जरिए समझते ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो सके। अब मान लिया जाए कि 2016 और 2017 के मध्य में कीमतों में 7% की वृद्धि हुई, यानी कि 2016 से लेकर के 2017 के बीच में जो भी वस्तु था हमारे पास, उस वस्तु में 7% की इंक्रीमेंट हुई कीमत में। ठीक है, तो इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि सभी वस्तुओं की कीमतों में 7% की वृद्धि हुई, क्योंकि औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब होता है एक तरीके से मध्य वाला भाग, है ना। मान लिया जाए कि एक प्लेयर है, विराट कोहली का नाम लेता हूं, ठीक है। अब विराट कोहली ने 5 दिन वनडे मैच खेले, ठीक है। एक दिन उसने 30 बनाए, एक दिन उसने 50 बनाए, एक दिन उसने 80 बनाए, एक दिन 75 बनाए, एक दिन फिर 55 बनाए। तो इसमें से एक एवरेज चुन लिया जाता है। एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जितने भी नंबर से उसको ऐड कर दो, और है कितने 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दो, तो जो निकल कर आता है वो हमारा एवरेज होता है। अब एवरेज मान लो जो कुछ भी आता है यहाँ पर, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ कि अब इसका 60 आता है, तो 60 का मतलब क्या हुआ? 60 का मतलब ये होगा उसने हर मैच में 60 मारे? नहीं, हर मैच में उसने अलग अलग रन मारे, लेकिन एवरेज लेके चल रहे कि उसका जो आसपास का औसत रहा ना, यानी कि 60 रन लगभग उसने मारे ही मारे हैं हर मैच में। ये होता है औसत का मतलब। तो वहीं पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2016 से लेकर के 2017 के बीच में प्राइस में 7% की चेंज आई। इट मीन्स कि वो 7% के आसपास थी, उससे कम भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है। Averages in English, for the English student, the direction of economic change is expressed by the indices as an average. Indices मतलब इंडेक्स है आपका, और एग्जाम्पल मैंने आपको समझा ही दिया। अब इसके सेकंड फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड फीचर है इसका परिवर्तनों के सापेक्ष माप। ये क्या कह रहा है? सूचकांकों की सहायता से विभिन्न समय में चर या चरों के सापेक्ष या प्रतिशत परिवर्तनों का माप किया जाता है। मतलब हम इंडेक्स की हेल्प से ये करते हैं कि अलग अलग समय ले लेते हैं। अलग अलग समय लेने के बाद जो भी वेरिएबल का हम मेजरमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसमें या उससे संबंधित चरों में कितना चेंज आ रहा है, इससे भी हमें ये भी हमें इंडेक्स नंबर से पता चल जाता है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, एग्जाम्पल से चीजें अच्छे से क्लियर हो जाती है ना, इसलिए एग्जाम्पल तो बनता है। कीमत सूचकांक वस्तुओं की कीमतों में होने वाले अंतरों को दिखाता है, बल्कि वे आधार की वर्ष की तुलना में चालू वर्ष की कीमत की स्तर की प्रतिशत परिवर्तनों का सामान्य माप प्रस्तुत करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए कि 2004-5 हमारा बेस ईयर है, आधार वर्ष। हमें ये तो पता है ना आधार वर्ष क्या होता है। आधार वर्ष वो वर्ष होता है जिसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं, और करंट ईयर वो ईयर होता है जिसके लिए कर रहे हैं। मतलब करंट ईयर जो वर्तमान समय में एट प्रेजेंट हम लेके चल रहे हैं, और जो उससे पहले का साल लेके चल रहे हैं वो आपका बेस ईयर होता है। तभी तो दो ईयर की बिटवीन हम कंपैरिजन कर पाएंगे किसी भी कमोडिटी के प्राइस का। करेक्ट। तो 2004-5 में कीमत सूचकांक 100 है, यानी कि 2004-5 की बात करें तो उसमें जो प्राइस इंडेक्स है हमारा 100 है, और 2017 में बढ़कर के 200 हो जाता है, यानी कि प्राइस इंडेक्स 200 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2004 और 5 की तुलना में 2017 में 100% की वृद्धि हुई ना। कैसे? पहले 100 था, फिर 200 हो गया, तो लगभग 100% इंक्रीमेंट हुआ ना भाई, पूरा का पूरा 100% इंक्रीमेंट हुआ। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि 2017 में 100% की कीमत में वृद्धि होगी। मतलब अगर किसी वस्तु की कीमत 5 थी 2004-5 में, तो 2017 में 100% यानी कि 5 और हो गई, तो 5 + 5 यानी कि 10 हो गई होगी, तभी तो हमारा 200% होगा ना। ठीक है, तो ये है आपका परिवर्तनों के सापेक्ष माप। थर्ड पॉइंट, संख्यात्मक रूप में व्यक्त। ऑब्वियसली हम इंडेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, तो इंडेक्स नंबर जो होगा वो हमारा न्यूमेरिकल ही होगा। ऐसा नहीं कि मैं अपनी फीलिंग की बात करूं, या फिर मैं ये कहूं कि उत्पादन कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, रास्ते में वृद्धि हो रही है या कम हो रही है। नहीं, हम अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो आपका न्यूमेरिकल में होगा, संख्यात्मक में होगा कि 2016 की तुलना में 2017 में कीमतें 10% से बढ़ गई है, या फिर औद्योगिक उत्पाद में 3% की कमी आई है। तो हम एक नंबर लेके चल रहे हैं ना, एक वैल्यू लेके चल रहे हैं, और ये वैल्यू का मतलब होता है आपका सांख्यिकी।
और जब इस सांख्यिकी का कंपैरिजन किया जाए तो वो आपका इंडेक्स नंबर बन जाता है। ठीक है। सो थर्ड फीचर आपका क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। तो ये आपके 3 फीचर्स है जो हमने जान लिए। अब हम जानेंगे क्या कि इसकी रचना कैसे की जाती है, मतलब कंस्ट्रक्शन कैसे होता है इंडेक्स नंबर का, और कंस्ट्रक्शन करते वक्त किन किन प्रॉब्लम्स का सामना हमें करना पड़ सकता है। सबसे पहला हमें ये जानना आवश्यक होता है कि सूचकांक क्या है, ये पता चल गया, लेकिन उसका उद्देश्य क्या, हम बनाना क्यों चाह रहे हैं, हमारी क्या ऑब्जेक्टिव है उसको बनाने के लिए। तो सूचकांक के अनेक प्रकार के होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी होते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो सूचकांक बनाने में पहले ये निश्चित करना आवश्यक होता है कि वह किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है। मान लिया जाए कि मुद्रा के मूल्य के परिवर्तन का उपभोक्ता पर क्या प्रभाव होगा। अब किसी वस्तु की मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन आ रहा है तो उसका प्रभाव डायरेक्टली किस पे पड़ेगा, उपभोक्ता पे पड़ेगा। तो ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखने के लिए हमें रिटेल प्राइसेस के आधार पर सूचकांक बनाना होगा, यानी कि फुटकर कीमतें क्या चल रही है बाजार में उन वस्तुओं की, उसके आधार पर हमें सूचकांक तैयार करना होगा। लेकिन अगर हम ये बात करें कि उत्पादकों की क्रय शक्ति में परिवर्तन कितना आ रहा है, हम ये जानना चाह रहे हैं, तो उसके लिए थोक कीमतों के आधार पर सूचकांक का निर्माण करना होगा। उपभोक्ता की बात कर रहे हैं तो फुटकर कीमतों पर, और अगर उत्पादक की बात करें तो थोक कीमतों पर। ठीक है, ये कोई भी हमारा उद्देश्य हो सकता है जिस उद्देश्य के लिए हम बनाना चाह रहे हैं। आप अपने स्कूल में ये जानने के लिए बना सकते हैं कि 2016 में आप स्कूल के अंदर 11वीं कक्षा के अंदर कितने छात्र थे जो उन्होंने कितने कितने मार्क्स लाए अलग अलग विषयों में। ठीक है, उस हिसाब से अभी जो छात्र पढ़ रहे हैं उनके अंकों में कितना परिवर्तन आ रहा है, मतलब जो पासिंग परसेंटेज है वो 2016 में ज्यादा था या 2022 में ज्यादा है। कोई भी बेस ईयर ले सकते हो और करंट ईयर जो भी आप लेना चाहो। ठीक है, तो पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर हम जान चुके हैं। ठीक है, सेकंड है आपका आधार वर्ष का चुनाव। अब हमें, जिसमें आपको पता है कि आप कोई सा भी ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके साथ हम कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। थर्ड आपका वस्तु तथा सेवाओं का चुनाव। अब कौन सी कमोडिटी सर्विसेज लेनी है हमें उसका भी सिलेक्शन करना पड़ता है। ठीक है, फिर आपका फोर्थ वस्तु तथा सेवाओं की कीमतों का चुनाव। अब उसकी कीमतें क्या क्या रही थी, अब जो भी कमोडिटी एंड सर्विसेज हमने ले लिया है तो लेने के बाद हमें ये लेना पड़ता है कि सूचकांक बनाने में इन वस्तु तथा सेवाओं की कौन सी कीमतों का प्रयोग किया जाए। क्योंकि आपको ये भी पता है कि अगर मैं 2016 के भी मैं मान के चल रहा हूं कि मैं आटा लेके चल रहा हूं, ठीक है, 2022 में आटा की जो कीमत है 2019 में शायद ये नहीं रही होगी, वो अलग ही रही होगी। लेकिन ऐसा भी नहीं कि पूरे साल में एक ही रही होगी, हो सकता है कि 6 महीने एक ही रही होगी, फिर 7वें महीने में परिवर्तन आ गया होगा। तो यहाँ पर भी हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि हम 6 महीने जो स्थिर रहा वो लेने या परिवर्तन के बाद जो उसकी कीमत बनी वो लें। ठीक है, तो इस आधार पर हमें चुनाव भी करना पड़ता है बनाते समय, तो ये भी कठिनाई हमें फेस करनी पड़ती है। फिर कीमतों का औसत निकालना। अब औसत निकालने का तरीका तो मैंने आपको बता ही रखा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। फिर भी मैं समझा देता हूँ, जिन बच्चों को समझ में ना आए वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा उनको। तो सूचकांक बनाने के लिए आधार वर्ष का सूचकांक 100 मान लिया जाता है। मतलब अगर हम सूचकांक बनाना चाह रहे हैं ना, तो बेस ईयर का जो सूचकांक होता है वो 100 हम मान के चलते हैं हमेशा, प्राइस इंडेक्स कि बेस ईयर में जो भी वैल्यू उसकी रही होगी उसका प्राइस इंडेक्स हमारा 100 में रहता है, ये हम मान के चल रहे हैं। अब इसके बाद आधार वर्ष की कीमतों की तुलना में वर्तमान कीमतों में होने वाले परिवर्तनों का प्रतिशत हमें निकालना है। अब जैसे मान लिया जाए कि कीमत आधार वर्ष में 5 प्रति लीटर है और जिस वर्ष का सूचकांक बनाना है, यानी कि चालू वर्ष में उसी कपड़े की कीमत 10 रुपए प्रति मीटर हो जाती है, तब उस वर्ष का सूचकांक क्या होगा, तो 10 बटे में 5 और गुणा में क्या हो जाएगा 100। 100 क्या है, 100 आपका वो अंक है जो हमने बेस ईयर के रूप में प्राइस इंडेक्स को मान के चल रहे थे। तो जो करंट ईयर का प्राइस है वो ऊपर रहेगा, जो बेस ईयर का प्राइस है वो नीचे रहेगा। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद प्राइस इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर पे क्या जाएगा 200। ठीक है, आखिर क्या, भारांकन की विधि का चुनाव। अब भारांकन क्या एक मेथड है, ठीक है, ये आपका मेथड है तो उसका सिलेक्शन हमें करना है। तो जरूरी नहीं कि केवल भारांकन का, आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस भी कमोडिटी का या सर्विसेज का कंपैरिजन करना चाह रहे हो, इंडेक्स नंबर बनाना चाह रहे हो, तो उस इंडेक्स नंबर को सॉल्व करने के लिए यानी कि परसेंटेज निकालने के लिए जो चेंजेस आ रहा है
कौन से मेथड का आप यूज करना चाह रहे हैं। तो मेथड भी हमारे पास बहुत सारे हैं, आगे हम जानेंगे कि किन किन मेथडों का हमें किस तरीके से यूज करना है। ठीक है, तो ये तो इसकी समस्याएं थी और कैसे बनाया जाएगा ये हमने जाना। अब हम जानेंगे एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, यानी सूचकांकों के लाभ या उसके उपयोग। सबसे पहले आपका आता है उत्पादन के बारे में जानकारी। औद्योगिक तथा कृषि संबंधी उत्पादन सूचकांकों की सहायता से यह भी पता चलता है कि देश के औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा है, कम हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। जैसे रिपोर्ट कार्ड से आपको यह पता चलता है ना कि फर्स्ट टर्म में आपकी क्या ग्रोथ रही, सेकंड टर्म में आपकी क्या ग्रोथ रही और फाइनल में आपकी क्या ग्रोथ रही। तो इंडेक्स नंबर बेसिकली एक रिपोर्ट कार्ड ही होता है। अब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको क्या। सूचकांक एक रिपोर्ट कार्ड होता है किसका, कमोडिटी एंड सर्विसेज का, जिसका हम कंपैरिजन करते हैं करंट ईयर और बेस ईयर को लेकर के। अब क्लियर हो गया आपको अच्छे से। और इसी जानकारी के आधार पर औद्योगिक या कृषि विकास संबंधी नीतियां निर्धारित की जाती है। बिल्कुल। अब मान लिया जाए आपने अपने रिपोर्ट कार्ड में देखा यार फर्स्ट टर्म में ना इस सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स बड़े कम है, तो इससे क्या पता चला कि अगले टर्म में मुझे इस सब्जेक्ट में ज्यादा मेहनत करनी है, तभी मैं ज्यादा मार्क्स ला पाऊंगा और अच्छा स्कोर कर पाऊंगा। तो वैसे ही जब गवर्नमेंट या कोई कंपनियां फर्म अपना इंडेक्स टेबल बनाती है, इंडेक्स नंबर ड्रॉ करती है, तो उसको ये पता चलता है कंपैरिजन से कि पिछले बेस ईयर में क्या था और करंट ईयर में क्या सिचुएशन चल रही है, और कंपैरिजन करके वो एक डिसीजन ले पाती है। ठीक है, फिर आता है आपका सेकंड, वेतन तथा भत्ते में समन्वय, यानी कि एडजस्टमेंट इन सैलरीज एंड अलाउंसेस। अब किसी भी देश में जीवन निर्वाह व्यय बढ़े हैं, बिल्कुल हर कोई, आजकल चीजें इतनी महंगी हो गई हैं कि लोगों का जीना खासकर शहरों में तो और ज्यादा महंगा हो गया। इसकी जानकारी जीवन निर्वाह लागत सूचकांक से पता चलता है। अब ये पता कैसे चलता है, तो इसके लिए एक होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। अब इस कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर से कंपैरिजन ये करके ये पता चला कि 2020 से पहले जब कोविड नहीं आया था तो लोगों की लाइफ अभी जो चल रही है उससे बहुत बेहतर थी, है ना। लेकिन 2020 के बाद से अर्थव्यवस्था इतनी वीक हो गई, लोगों के रोजगार छीन गए, तो जब रोजगार छीन गए तो आमदनी अर्थव्यवस्था कमजोर हो ही होगी, तो जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का थोड़ा कम हो गया है कि नहीं। तो ये किससे पता चला, इंडेक्स नंबर से। थर्ड आपका सरकार को लाभ होता है, बिल्कुल लाभ होता है। सरकार सूचकांकों की सहायता से अपनी मौद्रिक और राजकोषीय नीति का निर्धारण करती है। उसको ये पता चलता है कि पिछले वर्ष उसकी कितने आमदनी हुई, कितना खर्च हुआ, फिर उसके आधार पर वो इस साल किस हिसाब से कैसे मैनेज करना है, वो इंडेक्स नंबर से गवर्नमेंट को पता चलता है, यानी कि यहाँ पर उसको यूजफुल होता है गवर्नमेंट के लिए। फोर्थ आपका कीमत स्तर या मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का माप है। अब सूचकांकों का सबसे महत्वपूर्ण लाभ ये होता है कि इनके द्वारा समय समय पर कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन या मुद्रा के मूल्य की क्रय शक्ति में होने वाले परिवर्तन को मापा जा सकता है। मुद्रा के मूल्य की क्रय शक्ति मतलब हो गया कि उस मुद्रा में कितनी पावर है कि एक कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी का वो खरीद सकता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मान लो हमारा 1 रुपए है, तो इस 1 रुपए में कितनी पावर है कि वो किसी एक कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी का वो परचेज करने में सक्षम होता है। वो 1 रुपए से एक क्वांटिटी भी खरीद सकता है या बिल्कुल भी नहीं खरीद सकता। तो ये मुद्रा का मूल्य होता है, उसकी क्रय शक्ति के बारे में बताता है। ठीक है, फिर आपका पांचवा, व्यापारी वर्ग के लिए उपयोगी, यानी कि यूजफुल टू बिजनेस कम्युनिटी। बिल्कुल, जब गवर्नमेंट के लिए कामदायक है, लाभदायक है, तो बिजनेस एंटिटी के लिए भी लाभदायक होगा, क्योंकि बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। सैलरीज हो गया, प्रॉफिट शीट हो गया, ठीक है, कंजप्शन हो गया, तो ये सारी चीजें भी इंडेक्स नंबर के द्वारा ही तय किया जाता है, तो यहाँ पे फायदा मिलता है इसको। फिर आपका विदेशी व्यापार संबंधी जानकारी, यानी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड। अब विदेशी व्यापार किस तरीके से चल रहा है, क्या चेंजेस उसके अंदर आ रहे हैं। आयात निर्यात सूचकांक विदेशी व्यापार की स्थिति के बारे में जानकारी देता है ना। हमने बाहर कितना माल दिया, बाहर से कितना माल खरीदा। अब इसका जब इंडेक्स नंबर हम तैयार करेंगे तो हमें अपनी स्थिति के बारे में पता चलेगा कि कहते हैं ना कि भारत जो रसिया से व्यापार ज्यादा कर रहा है, या हमने ये भी सुना होगा कि चाइना से इसका व्यापार ज्यादा, $2 बिलियन का, $10 बिलियन का, या फिर 2 लाख करोड़ का बिजनेस चल रहा है, 10 लाख करोड़ का बिजनेस चल रहा है, इस साल इतना बिजनेस हुआ। तो कैसे पता चलता है, तो वो आयात निर्यात सूचकांक से पता चलता है।
ठीक है। फिर आपकी आ जाती है इसकी लिमिटेशन यानी कि सीमाएं, जिसका हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला बात ये कि इंडेक्स नंबर हमारा पूरी तरीके से यानी कि 100% एक्यूरेट नहीं होता है। इट कैन नॉट बी कंप्लीटली ट्रू। क्यों? सूचकांक पूर्णतः सत्य इसलिए नहीं होते कि हम ये कह सकते हैं कि कीमत सूचकांकों की सहायता से मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तन का केवल अनुमान लगाया जा सकता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई जा सकती है। ऐसा इसलिए है डियर स्टूडेंट, ये पूर्ण सत्य इसलिए नहीं माना जाता है कि 2022 चल रहा है, करेंट ईयर ये मैं लेके चल रहा हूँ, और 2020 मैं बेस ईयर लेके चल रहा हूँ। अब 2020 में मेरे पास जो भी वस्तुएं रहीं, उन वस्तुओं की जो भी कीमतें नहीं, लेकिन उन कीमतों में फ्लैक्चुएट प्राइस था, फिक्स तो नहीं था ना, फ्लैक्चुएट था, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। सब्जियों के दाम देख लो ना, कभी प्याज 50 रुपए किलो हो जाता है, कभी 30 रुपए किलो हो जाता है, और उसी वर्ष में परिवर्तन आ जाता है। तो इस वजह से एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उसमें से एक एवरेज चुन लेते कि हाँ साल के दौरान एवरेज इसका ये रहा और इसका एवरेज ये रहा, तो इस हिसाब से फिर कैलकुलेट करके हम आने वाले परिवर्तनों को दिखा देते हैं। ठीक है। सेकंड आता है आपका अंतरराष्ट्रीय तुलना सबब, यानी कि आपका इंटरनेशनल कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अलग अलग देशों में चीजें अलग अलग होती हैं, कीमतें अलग अलग होती हैं, है ना, तो इसलिए तुलना करना थोड़ा लगभग असंभव होता है। पूरी तरीके से संभव असंभव नहीं कह सकते हैं, होता है लेकिन बहुत मुश्किल होता है। फिर आता है आपका समय का अंतर, थर्ड पॉइंट। अब समय का अंतर हो जाने पर सूचकांकों की सहायता से तुलना करना भी कठिन हो जाता है, बिल्कुल, क्योंकि समय के परिवर्तन से मनुष्य की जो आदतें होती हैं, रुचियां होती है, उसमें भी परिवर्तन आता है। अब ये कैसे? फिर से मैं लेके चलता हूँ क्या, 2020 ये मेरा क्या है, ये मेरा बेस ईयर है, और एक मेरा 2022 मेरा करंट ईयर है। अब 2020 में लोग कपड़े जो खरीदते थे ना, नॉर्मल खरीदते, सस्ते खरीदते थे, मतलब कम ही खरीदते थे, लेकिन 2022 में लोगों का स्टाइल चेंज हुआ, इंटरेस्ट चेंज हुआ। अब वो लोग ज्यादा स्टाइलिश फटे जो कपड़े होते हैं वो भी पहनना शुरू कर दिए हैं। देखा होगा आपने, पहले जब कपड़ा फट जाता था तो शर्म आती थी, और आज फटे कपड़े पहन जाते हैं तो एक फैशन बन रखा है। तो इस समय का अंतर है, परिवर्तन हर वक्त आता है, बिकॉज परिवर्तन ही संसार का नियम है। ठीक है। फिर आता है आपका सीमित उपयोग। अब लिमिटेड यूज का मतलब क्या हो गया, तो सूचकांक जो होते हैं ना, ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, और इनका उपयोग किसी और उद्देश्य के लिए किया जाएगा तो गलत अनुमान ही लगेगा, बिल्कुल लगेगा ना। अगर मैंने आपकी रिपोर्ट कार्ड आपके मार्क्स देखने के लिए तैयार की है कि अलग अलग सब्जेक्ट आपके कितने मार्क्स आए, ठीक है, ये मेरा इंडेक्स नंबर हो गया। अब मैं इसका रिपोर्ट कार्ड का यूज कर रहा हूँ, हॉस्पिटल में दिखा रहा हूँ, हॉस्पिटल में कि आप मुझे बता दो इसकी नसें में कितना खून दौड़ रहा है, इसका हार्ट बीट कितना बढ़ रहा है, पहले कितना था तो ये कहाँ से काम करेगा, या कुछ और भी चीजों को लेकर के चलोगे तो कहाँ से करेगा। मैंने जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया वो ऑब्जेक्टिव मेरा पूरा हो रहा है, अब प्रॉपर्ली उसी को फोकस करके बनाया, तो वही चीज के बारे में तो बताएगा ना भाई। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव किसी और चीज को लेकर के भी होता तो फिर कुछ ना कुछ हेर फेर होता, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव केवल इतना था कि मैं आपका मार्क्स जान सकूं, पहले कितना था और अब कितने में परिवर्तन आया, तो केवल वही जान पाऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए इसके लिमिटेड यूज है, एक बार जिस चीज के लिए बनाया केवल उसी के लिए यूज कर सकते हो, किसी अन्य चीज के लिए नहीं कर सकते। फिर आता है आपका साधारण एवं भारी सूचकांक, यानी कि सिंपल एंड वेटेड इंडेक्स नंबर। तो साधारण सूचकांक क्या होता है, अब देखो ये हमारा आ गया एक तरीके से मेथड वाला पार्ट। इसमें साधारण सूचकांक के बारे में और भारी सूचकांक यानी कि वेटेड इंडेक्स नंबर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम साधारण सूचकांक के बारे में बात करते हैं कि सिंपल वाला क्या होता है। तो साधारण सूचकांक वह सूचकांक है जिनमें सूचकांक के सभी मदों को समान महत्व दिया जाता है, यानी कि जितने भी हमारे आइटम्स होते हैं उन सभी को इक्वल वैल्यू दिया जाता है। मान लिया जाए कि कीमतों के साधारण सूचकांक में सभी वस्तुओं को समान भार दिया जाता है, चाहे कुछ वस्तुओं को उपभोग अधिक मात्रा में किया जाए या कम मात्रा में किया जाए, वे विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों का एक साधारण औसत ही होगा। ठीक है, इसमें यह कहा गया कि वस्तुएं भले मेरी ज्यादा हो कम हो, लेकिन उन सभी वस्तुओं का जो भार है ना एक तरीके से सामान लिया जाता है, ऐसा नहीं किसी का कम किसी का ज्यादा, नहीं, औसत के अनुसार सामान लिया जाता है। तो ये आपका साधारण सूचकांक होता है।
So simple index are those index in which all the items of the index are given equal importance. For example, in the simple index of prices, equal weighting is given to all commodities, whether some goods are consumed in large quantity and some in less quantity. It will be a simple average of the prices of different goods and services. ठीक है, आया समझ? नहीं आया तो पूछ सकते हो बच्चा। भारित सूचकांक के बारे में बात करते हैं। वह सूचकांक हैं जिनमें श्रृंखला की विभिन्न मदों को उनके सापेक्ष महत्व के आधार पर विभिन्न भार दिए जाते हैं। उसमें क्या था, यानी कि जो भी कमोडिटी चाहे उसका ज्यादा यूज किया गया चाहे कम यूज किया गया हो, उनका जो भार है ना एक समान रहता है, यानी कि जो नंबर वैल्यू देते हैं एक तरीके से एक समान रहता है। लेकिन भारित में होता है, इसमें विभिन्न होते हैं, मात्रा के आधार पर भी होता है और मदों के आधार मतलब उसके महत्व के आधार पर भी होता है। So they are indices in which different weights are given to different items of this series on the basis of their relative importance. It is not a simple average of these prices of different goods and services as is the case with a simple price index. On the contrary, it is the weighted average of the prices of different commodities. So इसके विपरीत ये विभिन्न वस्तुओं की कीमतों का भारित औसत होता है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्पल लेंगे तभी समझ में आएगा, है ना। लेकिन हम समझते हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में, उसके अंदर आपका आ जाएगा अपने आप साधारण सूचकांक, ठीक है, और भारित सूचकांक। देखो सूचकांक की रचना में हमारे दो पार्ट आ रहे हैं। अभी हमने पढ़ा सिंपल इंडेक्स के बारे में, जिसके अंदर चाहे हम किसी भी कमोडिटी का ज्यादा यूज करें चाहे कम यूज करें, लेकिन जो इसका वेट होता है ना इक्वली होता है। लेकिन भारित में क्या होता है, वैल्यू के बेस पर, क्वांटिटी के बेस पर, इसके अंदर हम केवल एवरेज को लेते हैं, यानी कि रिलेटिव मेजरमेंट को लेते हैं। तो यहाँ में जो भार होता है वो अलग अलग आ जाता है। अब साधारण निकालने के लिए दो मेथड है। पहला आपका सिंपल ग्रुपिंग मेथड, यानी कि सरल समूहीकरण विधि। सेकंड आपका सिंपल एवरेज प्राइस रेशियो मेथड, सिंपल एवरेज प्राइस रेशियो मेथड, यानी कि सरल औसत मूल्य अनुपात विधि। भारत में क्या आएगा, भारित औसत मूल्य अनुपात विधि, यानी कि लगभग इसी के तरीके से, ये सरल है और ये भारित है। और यहाँ पे क्या था, सरल समीकरण विधि, तो ये आपका भारित समीकरण विधि, वही चीज है, बस थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज आ रहा है और कोई बड़ी बात नहीं है। चलो हम इसे एग्जाम्पल के जरिए लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो पाएगा, राइट। ठीक है, सबसे पहले हम सरल समूहीकरण विधि के बारे में जानते हैं। तो बेसिकली इस विधि के द्वारा सूचकांक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो हमारा करंट ईयर है ना, उसमें अलग अलग जितनी भी कमोडिटी है उसके वैल्यू को ऐड कर लिया जाता है, यानी कि वी शुड टू ऐड करंट ईयर्स एग्रीगेट, ठीक है। और उन्हीं वस्तुओं के मूल्यों को जोड़ लिया जाता है, और बेस ईयर एग्रीगेट, यानी कि करंट ईयर का एग्रीगेट लिया जाता है और बेस ईयर का एग्रीगेट लिया जाता है, और उसको 100 से गुणा कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो हमारा निकल के आता है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला है इसका, ये इसका फॉर्मूला है। P01 का मतलब हो गया प्राइस ऑफ इंडेक्स नंबर 1। 1 का मतलब एक लेके चल रहे हैं हम अपना, जिसके अंदर 0 बेस ईयर और 1 हमारा करंट ईयर है। तो हम ये कह सकते हैं इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर, ठीक है। तो सिग्मा का मतलब हमें पता है सम होता है, यानी कि टोटल होता है। तो सिग्मा P1 यानी कि हमारा करंट ईयर के अंदर जितनी भी प्राइसेस हुई हैं उन प्राइसेस को ऐड कर देंगे तो सिग्मा P1 आ जाएगा। इन द सेम मैनर बेस ईयर में उस कमोडिटी की जो भी प्राइसेस रही हैं उसका सम कर देंगे, सिग्मा P1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे तो ये हमारा सिंपल एग्रीगेट मेथड से इंडेक्स नंबर निकल के आ जाएगा। चलो क्वेश्चन जो समझते हैं, ये हमारी कमोडिटी, ठीक है, ABCD। अब प्राइस इन बेस ईयर, बेस ईयर हमने क्या लिया 1980 लिया है, तो बेस ईयर को हम P0 कहते हैं और करंट ईयर हमारा P1 होता है, यानी कि 1988 लेके चल रहे हैं, यानी कि 8 साल के बाद का कंपैरिजन कर रहे हैं। अब जो कमोडिटी A था उसकी कितनी कीमत थी, 10 थी, B की 15 थी, C की 40 थी, D की 25 थी। इसी तरीके से हम देख पा रहे हैं कि 1988 में, यानी कि करंट ईयर में इसके प्राइसेस में चेंजेस आ गया। ये 10 से 20 हो गया, 15 से 25, 40 से 60 और 25 से 40 हो गया। अब करेंगे क्या, इनका ऐड कर देंगे, इनका सम करेंगे तो आएगा आपका 90, ठीक है, और इनका सम करेंगे तो आपका आएगा 145। अब बस फॉर्मूले के अनुसार हमें रखना है, फॉर्मूला हमारा
सिग्मा P1 था, सिग्मा P1 के अनुसार ये हमारा 145, तो ये देखो सिग्मा P1 अपन में सिग्मा P0 मल्टीप्लाई में 100, तो सिग्मा P1 145, सिग्मा P0 90, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, तो हमारा आंसर निकल के आएगा 161.11। और ये क्या निकल के आएगा, ये हमारा इंडेक्स नंबर। कौन से मेथड से, सिंपल एग्रीगेट मेथड से, यानी कि सरल समूहीकरण विधि के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सरल औसत मूल्य अनुपात विधि। क्या है, सरल औसत मूल्य अनुपात विधि, यानी कि सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। अब इस विधि के अनुसार सबसे पहले प्रत्येक वस्तु का मूल्य अनुपात निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, हर एक वस्तु का मूल्य अनुपात निकाला जाता है, यानी कि सबसे वहां पे हम नॉर्मल था एवरेज हम लेके चल रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है, जो भी कमोडिटी है उसका हम प्राइस रिलेटिव निकालेंगे, मूल्य अनुपात निकालेंगे, और केवल उन्हीं वस्तुओं का सैंपल लिया जाता है जो समग्र की विशेषता को दर्शाते हैं। समग्र यानी कि ग्रुपिंग है। अब ग्रुपिंग में जो वैल्यू हमारी औसत आ रही है, उस औसत के बेस पर ही फिर उसका हम मूल्य अनुपात निकालेंगे, एंड देन जाकर के ये प्रोसेसर आगे बढ़ता है। तो मूल्य अनुपात क्या होता है, वर्तमान वर्ष में किसी वस्तु की कीमत, यानी कि करंट ईयर में कोई भी कमोडिटी की जो प्राइस है उसके संदर्भ में बेस ईयर का जो प्राइस है उसको डिवाइड करने के बाद और मल्टीप्लाई किया जाता है 100 के बाद, जो निकल कर आता है ना, वो ही आपका प्राइस रिलेटिव होता है, मूल्य अनुपात होता है। उसका फॉर्मूला ये रहा, P1 ये हमारा करंट ईयर का प्राइस, P0 बेस ईयर का प्राइस, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, प्राइस इंडेक्स का, यानी कि आपका प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला है। ठीक है, P0 हमारा क्या पता है, P1 भी हमें पता है। अब हमें निकालना है क्या है, हमें सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड निकलना है। तो ये हमारा सिंपल, ये आपका हो गया प्राइस रिलेटिव, और इस प्राइस रिलेटिव को जब हम एवरेज से डिवाइड कर देंगे, एवरेज हमको हम एन से इंडिकेट करते हैं, तो हमारा सिंपल एवरेज मेथड से प्राइस इंडेक्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। देखो ये हमारा कमोडिटी प्राइस ले रहे हैं 2016 का, ये कितना है 50, 40, 80, 110, 20, ये अलग अलग कमोडिटी ABCD। ठीक है, फिर प्राइस 2020 में कितना हो गया, जो कमोडिटी ए का प्राइस 50 था वो 70 हो गया, ये 60 से 40 हो गया, ये 80 से 90 हो गया, 110 से 120, और ये 20 का 20 ही रहा। ठीक है, अब करेंगे क्या, तो ये रहा इसका कंट्रैक्शन, ये रहा, ये चीज तो हमने एज इट इज ड्रॉ कर दी, ये भी हमारा एज इट इज ड्रॉ हो जाएगा, और ये भी हमारा एज इट इज ड्रॉ हो जाएगा, यानी क्वेश्चन के अनुसार। बस अलग जो टेबल बनेगा वो ये वाला बनेगा, ये वाला, ये टेबल बनेगा प्राइस रिलेटिव का। फॉर्मूला हमें पता है, P1 अपन P0 मल्टीप्लाई में 100, P1 ये रहा 70, P0 ये रहा 50, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे इन दोनों का आपस में, तो 70 को 50 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो फिर हमारा 140 आ जाएगा। ठीक है, इन द सेम मैनर हम करेंगे सेकंड वाले कमोडिटी के साथ भी, 60 हमारा P1, 40 हमारा P0, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा 150 आ जाएगा। इसको भी ऐसे ही करेंगे, इसको भी ऐसे करेंगे, और इसको भी ऐसे ही करेंगे। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, आप किसी को भी समझा सकते हो। इंडेक्स नंबर बहुत ईजी है, थोड़ा सा फोकस करना है, चुटकी में हो जाता है, कोई दिक्कत है ही नहीं इसके अंदर बिल्कुल भी। आप करेंगे क्या, जो हमारा निकल कर आया है इनको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, और ये क्या हमारा टोटल 1 2 3 4 5, टोटल 5 कमोडिटी है, तो एन हमारा 5 कमोडिटी किस लिए, एवरेज निकालने के लिए। अब हम फॉर्मूले को पुट करेंगे, फॉर्मूला हमारा क्या था, सिग्मा P1 अपन P0 मल्टीप्लाई में 100, उसको डिवाइड कर देंगे n से, जो कि हमारा एवरेज निकालने के लिए यूज किया जा रहा है। और ये क्या हमारा, देखो ये है ना हमारा, ये है आपका प्राइस, प्राइस रिलेटिव। ठीक है, और ये बेसिकली एवरेज के लिए लिया गया है। ठीक है, जब इनको आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आता है, हमारा निकल के आता है प्राइस, सॉरी इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर निकल के आता है। तो P1 हमारे कितना था, बैक चलते हैं, P1 हमारा निकल के आया, देखो ये आपका P1 था ना, हमें मूल्य अनुपात चाहिए, तो मूल्य अनुपात हमारे निकल कितना है 611.6। ठीक है, तो P1 अपन P0 मल्टीप्लाई 100 हमारा कितना है 611.6, और एन हमारा जो 5 कमोडिटी थी 5 आया, इसको इसे डिवाइड कर देंगे तो आपका 122.32 आता है, और ये क्या आपका आंसर, यानी कि प्राइस इंडेक्स। सो इस तरीके से हमारा पार्ट फर्स्ट है वो कंप्लीट होता हुआ। और बच्चों
मेरी उम्मीद हमेशा यही रहती है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। नहीं आ रहा है ना, तो एक काम कीजिएगा, कई बार कुछ चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आती और दोबारा देखिए। दोबारा देखने से आपको फायदा ये होगा कि वो चीज़ और स्ट्रांग हो जाएगी। हाँ, आप स्पीड बढ़ा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हो। दोबारा देखने से फायदा आपका सिर्फ इतना होता है कि वो स्ट्रांग हो जाती है, तो क्वेश्चन किसी तरीके से भी बन के आ जाए, आप जवाब देने लायक होते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आने वाला है, अभी इसकी तैयारी कीजिए, जो भी करवाया उसको और स्ट्रांग करिए अपना। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर पसंद आया, मजा आया, तो लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट। अधिक जानकारी के लिए, अधिक अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ें। लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी।